स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा और उसके उद्भव और विकास को लेकर आए हैं। इस क्लास में हम हिंदी भाषा का विकास का संपूर्ण निचोड़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस क्लास में हम आपको भौगोलिक भाषा, भारतीय भाषा, आर्य भाषा, वैदिक भाषा, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी, इसके अलावे इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएँ क्या हैं, हिंदी की बोलियाँ क्या हैं, हिंदी के प्रसार की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन से हैं, फिर राजभाषा हिंदी को देखेंगे, फिर भाषा और बोली में अंतर देखेंगे और हिंदी व्याकरण का इतिहास भी देखेंगे। और इस संपूर्ण क्लास में कैसे हिंदी भाषा संस्कृत से हिंदी बनी, यानी पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश अवहट और अवहट से हिंदी। संपूर्ण निचोड़ यानी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का संपूर्ण निचोड़ इस क्लास में है। क्लास को पूरा देखिएगा। इसके बाद आपको हिंदी भाषा और उद्भव विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, जवाब आपके सामने होगा। समय बर्बाद न करते हुए प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा वह साधन है, यानी भाषा की परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के सम्मुख अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। यानी भाषा जो होता है संपर्क का एक माध्यम बनता है। यानी इसमें जब एक व्यक्ति अपने भाव और विचारों को दूसरे के सम्मुख प्रकट करता है तो वह भाषा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले भाषा का जो भौगोलिक स्तर देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र क्या था? तो भाषा के जो भौगोलिक क्षेत्र था वो 4 वर्गों में था। कौन कौन? यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय और अमेरिका। अब भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति का कौन सा क्षेत्र है? तो यूरेशिया है। यूरेशिया से फिर क्या निकला? तो भारतीय भाषा परिवार निकला। कौन से भाषा परिवार निकला? भारतीय भाषा परिवार निकला। उसके बाद देखिए भारतीय भाषा परिवार के बाद देखिए भारतीय भाषा परिवार फिर 2 वर्गों में बटा, केतुम वर्ग, सप्तम वर्ग। सप्तम वर्ग से क्या निकला? तो भारत ईरानी भाषा निकला। अब उसके बाद देखिए भारत ईरानी भाषा को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किए? तो उन्होंने 3 वर्गों में बांटा। उनमें से एक वर्ग मेरा था भारतीय आर्य भाषा। तो कैसे कैसे भारतीय आर्य भाषा का उत्पत्ति हुई थी एक बार फिर से देख लीजिए। यूरेशिया से देखिए यूरेशिया से भारतीय भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार के बाद भारतीय से क्या हुआ? सप्तम वर्ग से भारत ईरानी से भारतीय आर्य भाषा। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम भारतीय आर्य भाषा को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए भारतीय आर्य भाषा कितने वर्गों में थी, कितने भागों में? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इसे 3 भागों में भी कह सकते हैं, 3 वर्गों में भी कह सकते हैं। तो पहला क्या था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा क्या था? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा क्या था? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सबका समय भी दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। उसके बाद आधुनिक कालीन यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चल ही रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए भारतीय आर्य भाषा कितने वर्गों में था? तो 3 वर्गों में। कौन कौन सा? तो पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के समय सीमा क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय सीमा क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक।
ये क्या है, भारतीय आर्य भाषा के 3 वर्ग हैं। तो कह सकते हैं मोटे रूप से कि भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी और अभी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2 भागों में था। एक भाग था वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहले कौन सा आया, तो पहले वैदिक संस्कृत आया और बाद में लौकिक संस्कृत आया। अब यहाँ देखिए वैदिक संस्कृत का समय सीमा क्या है। तो वैदिक संस्कृत का जो समय सीमा दिया हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत की समय सीमा क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वहीं लौकिक संस्कृत का समय सीमा क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ देखिए एक एक करके दोनों में चलेंगे। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृत को देखेंगे। वैदिक संस्कृत 3 वर्गों में वर्गीकृत था। वैदिक संस्कृत कितने वर्गों में वर्गीकृत था, तो 3 वर्गों में था। कौन कौन, तो यहाँ देखिए पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। और इसमें महत्वपूर्ण देख लीजिए इसमें और क्या था, तो चारों वेदों की रचना, यानी चारों जो वेद है, चारों वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में ही हुआ था। अब यहाँ देखिए लौकिक संस्कृत को देखिए, तो लौकिक संस्कृत लोक भाषा थी, यानी लोक प्रचलित में यह भाषा ज़्यादा प्रचलन में था। अब यहाँ देखिए दूसरा रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में ही लिखा गया। और यहाँ देखिए आदि ग्रंथों की रचना भी किस संस्कृत में हुई, तो लौकिक संस्कृत में ही हुई। ये रामायण और महाभारत क्या है, तो आदि ग्रंथ ही हैं। और भी अनेक आदि ग्रंथों की भी रचना किस में हुई, तो लौकिक संस्कृत में ही हुई। अगला स्लाइड में हम चलते हैं। इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके पहले स्लाइड में हम देखे थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यानी भारतीय आर्य भाषा का दूसरा भाग। यहाँ देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में था, यानी 3 वर्गों में था। पाली, प्राकृत, यहाँ थोड़ा सा प मेरा छूट गया, इसे आप पढ़ेंगे है ना, प्राकृत और अपभ्रंश 3 वर्गों में था। तो देखिए पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। पाली का समय सीमा क्या है, तो पाली का समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। प्राकृत की समय सीमा कितनी है, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है। उसके बाद अपभ्रंश की समय सीमा क्या है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कितने वर्गों में था, तो 3 वर्गों में था, यानी 3 भागों में था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को क्या कहा गया है, तो प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत को क्या कहा गया है, तो द्वितीय प्राकृत भी कहा गया है। और अपभ्रंश को क्या कहा गया है, तो तृतीय प्राकृत भी कहा गया है। यहाँ सबका समय सीमा भी दिया हुआ है। पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अगला स्लाइड में हम चलते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के जो 3 भाग थे, 3 वर्ग थे, उसमें से पहली भाषा जो थी पाली को हम देखेंगे। पाली को क्या कहा गया है, तो प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, याद रखिएगा बौद्ध धर्म की भाषा कौन थी, तो पाली ही थी। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। भगवान बुद्ध अपना सारा उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। याद रखिएगा भगवान बुद्ध का जो भाषा था वो कौन सा था, तो पाली ही था। उन्होंने अपना सारा उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में ही दिए हैं। अगला है त्रिपिटक। त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में ही हुई है। त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में ही हुई है।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है त्रिपिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों का ही क्या है, संग्रह है। यानी जो त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है उसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का क्या है, वहाँ संग्रह किया हुआ है। यानी त्रिपिटक किनका उपदेशों का संग्रह है, तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आगे है त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से त्रि मतलब तीन, यानी कौन कौन त्रिपिटक थे, यहाँ देखिए। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। यानी तीन पिटक थे त्रिपिटक में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूत पिटक। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी तीनों पिटकों में जो सूत पिटक है उसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आगे पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, याद रखिएगा। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है, अब यहाँ देखिए पाली को हम देख लिए। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे प्राकृत भाषा को। इसमें देखिए पहला इसमें बिंदु क्या है महत्वपूर्ण, यह लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा थी। यानी प्राकृत जो थी वो लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा थी। यानी संस्कृत ही धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते आगे बढ़ती जा रही थी, यानी लोक प्रचलित होते जा रही थी और उसके स्वरूप में भी बदलाव होते जा रहा था। पहले वैदिक लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली से क्या हो गई, प्राकृत हो गई। प्राकृत क्या है, तो पहला लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा थी। दूसरा पॉइंट क्या है, यह भाषा जो था पंडितों में प्रचलित नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि यह लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा थी, इसलिए यह भाषा पंडितों में प्रचलित नहीं थी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में ही हुई। यानी जो जैन साहित्य की रचना हुई थी, जो जैन लोग थे, यानी जैन साहित्य की जो रचना हुई थी वो रचना किस भाषा में हुई थी, तो प्राकृत में ही हुई थी। यानी जैन कवि लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत ही थी। आगे प्राकृत को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृत को 5 वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग कौन कौन से, यहाँ देख लीजिए। पहला शौरसेनी प्राकृत, दूसरा मागधी प्राकृत, तीसरा अर्धमागधी प्राकृत, चौथा पेशाची प्राकृत और पांचवा महाराष्ट्री प्राकृत। अगला स्लाइड में हम चलते हैं। अगला स्लाइड में हम देखेंगे अपभ्रंश भाषा को, है ना। इसमें हम बताए थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 3 वर्गों में था। पहला हम देख लिए पाली को, दूसरा देखें हम प्राकृत को और अब तीसरा देखेंगे अपभ्रंश को। इसमें देखिए समय सीमा तो आपको हम कई बार बता चुके हैं। समय सीमा क्या है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। अपभ्रंश का अन्य नाम और क्या क्या है, तो यहाँ बहुत सारे नाम यहाँ देख लीजिए नीचे वाला स्लाइड में। ये नीचे देखिए तीसरा बिंदु में देखिए अपभ्रंश का अन्य नाम क्या क्या है, तो अवहंस, ग्रामीण, देसी, आभीरी, ये सभी नाम किसके हैं, तो अपभ्रंश के हैं। अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ भी भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ भी भाषा कहा जाता है। ये सभी अन्य नाम है जो अपभ्रंश के नाम है। अब आगे देखिए, अपभ्रंश हिंदी भाषा का आधुनिक जननी है। अपभ्रंश भाषा जो है वो हिंदी भाषा का क्या है, आधुनिक जननी है। अब हमको बताइए, प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं कि हिंदी भाषा का आधुनिक जननी कौन है, तो अपभ्रंश भाषा है। जबकि हिंदी भाषा का आदि जननी कौन है, तो आदि जननी संस्कृत। याद कर लीजिएगा, हिंदी भाषा का आदि जननी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का आधुनिक जननी अपभ्रंश भाषा। अब आगे देखिए, हम अपभ्रंश पर एक क्लास आपके मेरे YouTube चैनल में अपलोड है। आपको अगर अपभ्रंश को पूरा अच्छा से पढ़ना होगा तो आप मेरे YouTube चैनल में आकर आप आराम से अपभ्रंश को पढ़ सकते हैं। उसमें अपभ्रंश का संपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अपभ्रंश के पहला कवि कौन थे, तो स्वयंभू थे। अपभ्रंश के पहले कवि कौन है, स्वयंभू हैं। और स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का
वाल्मीकि कहा जाता है। हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम मेरे यूट्यूब चैनल में अपभ्रंश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोडेड है, उसे पढ़िएगा तो अपभ्रंश से जितनी भी समस्या सब आपका समाप्त हो जाएगा। और अपभ्रंश से कोई भी सवाल आएंगे परीक्षा में तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा। यानी अपभ्रंश को आपको बहुत अच्छा से पढ़ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ अपभ्रंश से जुड़ी हुई एक वीडियो अपलोडेड है। आगे देखिए, और भी देखेंगे अपभ्रंश से। आगे देखिए यहाँ पर, अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। आगे है अपभ्रंश। अपभ्रंश के भवभूति पुष्पदंत हैं। अपभ्रंश के भवभूति पुष्पदंत हैं। आगे अपभ्रंश के 6 भेद हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। यानी अपभ्रंश को 6 वर्गों में बांटा गया है। अपभ्रंश भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में बांटा गया है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में या 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वे भाग हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है पेशाची अपभ्रंश, तीसरा है ब्राचड अपभ्रंश, चौथा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पांचवा है मागधी अपभ्रंश और छठा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अब यहाँ देखिए, जिस पर हम आपको हाईलाइट किए हुए हैं, यानी जिस पर हाईलाइट मार्कर का प्रयोग किया हुआ है, उसको देखिए, जहाँ जहाँ किया हुआ है उसका संबंध जो है वो हिंदी भाषा से है। जिस पर मैं हाईलाइट किया हूँ उसका संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा से है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इधर देखेंगे तो शौरसेनी अपभ्रंश का संबंध हिंदी भाषा से है, मागधी अपभ्रंश का संबंध हिंदी भाषा से है और अर्धमागधी अपभ्रंश का संबंध हिंदी भाषा से है। अब इधर देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी और पूर्वी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं जो हिंदी भाषा का विकास के प्रमुख हैं, है ना। हिंदी भाषा के विकास की जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। आगे बढ़ते हैं, हम इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए अपभ्रंश भाषा, उसके उपभाषा और बोली को और भी अच्छा से पढ़ेंगे। इस स्लाइड में देखिए, स्लाइड बनाया हुआ है, एक तरफ है अपभ्रंश, दूसरे तरफ उसकी उपभाषा और तीसरा बोली। सबसे पहले चलते हैं शौरसेनी अपभ्रंश में। शौरसेनी अपभ्रंश में क्या है? पहला पश्चिमी हिंदी। पहला उपभाषा क्या है शौरसेनी अपभ्रंश का? तो शौरसेनी अपभ्रंश का पहला उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाषा आते हैं? तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन आते हैं? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली के एक और नाम क्या है? तो खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब शौरसेनी अपभ्रंश के शौरसेनी अपभ्रंश के जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है उसके अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। अब दूसरा देखते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश की दूसरी उपभाषा क्या है? तो राजस्थानी है। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो यहाँ देखिए, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अब सबका यहाँ एक और उपनाम भी दिया हुआ है। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं। याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी कहते हैं। अगला स्लाइड में चलते हैं। आगे देखिए, अपभ्रंश की तीसरी उपभाषा क्या है? पहाड़ी। कौन सा है? पहाड़ी। पहाड़ी को देखते हैं, पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। कौन कौन से आते हैं? तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी को गढ़वाली और कुमाऊनी भी कहा जाता है। आगे देखिए,
अब चलते हैं वो हम अभी शौरसेनी अपभ्रंश में देखें। इसमें कौन कौन से देखे? पश्चिमी हिंदी देखे, राजस्थानी देखे और पहाड़ी देखे। इसके बाद देखिए अर्धमागधी में देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सा उपभाषा आता है? तो पूर्वी हिंदी आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से बोलियां हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद कर लीजिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे देखिए, इसके बाद मागधी अपभ्रंश को देखते हैं। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सा उपभाषा आता है? तो बिहारी आता है। कौन सा आता है? बिहारी आता है। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब यहाँ देखिए खड़ी बोली, ब्रज भाषा। ये जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा है, एक समय बोली थी, परंतु साहित्य के क्षेत्र में इसका बहुत अधिक प्रचलन जब हो गया तो यह बोली ना होकर एक भाषा बन गई। तो खड़ी बोली अब बोली नहीं है, क्या है? एक साहित्यिक भाषा है। और उसी तरह ब्रज भाषा भी क्या है? एक साहित्यिक भाषा है। यानी बोली का जब बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगता है, जब उसका प्रयोग साहित्य क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर होने लगता है, तो वह बोली बोली ना रहकर भाषा बन जाती है। हम आपको नीचे के स्लाइड में अंत में बताएंगे भाषा और बोली में क्या अंतर होता है ना। अब यहाँ याद रखिएगा, खड़ी बोली जो है एक समय बोली थी, परंतु अब क्या है? काव्य भाषा है, यानी प्रमुख भाषा है। उसी तरह ब्रज भाषा भी क्या है? अब एक भाषा है, बोली नहीं रही, क्योंकि इसका प्रयोग साहित्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर होने लगा। ऐसे अभी वर्तमान में आधुनिक में खड़ी बोली का प्रचलन ज़्यादा है, यानी ब्रज भाषा अब धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। यानी ज़्यादा प्रचलन किसका है? तो खड़ी बोली का है। यानी खड़ी बोली को ही हिंदी भाषा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं अभी हम चर्चा किए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। और बोलियां कितनी हैं? तो 17 हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब यहाँ देखिए हिंदी की 5 भाषाएं हो गई और उसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो 17 बोलियां हैं। याद कर लीजिएगा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5, और उसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 17। यानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 17 बोलियां हैं। इसमें से पहला चलेंगे, पहला कौन सा है? तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली यह किस अपभ्रंश से विकसित है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह हिंदी की प्रतिनिधि बोली है। याद रखिएगा, खड़ी बोली जो है वह हिंदी की प्रतिनिधि बोली है। उसके बाद इसका अन्य नाम और क्या क्या है खड़ी बोली का? तो नागरी, सरहिंदी, कोरवी, ये इसके क्या हैं? अन्य नाम है। अब खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है? तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो देहरादून के कुछ भाग हैं और दिल्ली के कुछ भाग हैं। अगला भाषा है, अगला बोली है ब्रज भाषा। कौन सा है? ब्रज भाषा। यह भी क्या है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। सूरदास, सूरदास ब्रज भाषा की क्या हैं? तो प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब देखिए ब्रज का जो क्षेत्र है, ब्रज भाषा का जो यह बोली था, इसका क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा, बरेली। ये सारे क्षेत्र किसके हैं? तो ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। अगला स्लाइड में हम चलते हैं, तीसरा बोली देखते हैं। तीसरा है हरियाणवी। हरियाणवी भी क्या है? तो यह भी शौरसेनी, यानी यह भी क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसका क्षेत्र क्या है? तो पंजाब, दिल्ली, रोहतक और पटियाला है। और यानी हरियाणवी जो बोली है, इसका जो भाषा क्षेत्र है वह कौन कौन सा है? तो पंजाब है, दिल्ली है, रोहतक है और पटियाला है। अगला बोली है बुंदेली। बुंदेली, बुंदेली भी क्या है? तो यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसका भाषा क्षेत्र है झांसी, ग्वालियर
ओरछा और होशंगाबाद। अगला है कन्नौजी। कन्नौजी भी क्या है? तो कन्नौजी भी शौरसेनी अभ्रंश से विकसित है। इसका भाषा क्षेत्र कौन कौन सा है? तो कन्नौज, इटावा, फारुखाबाद और कानपुर है। अगला स्लाइड में हम चलते हैं। आगे देखिए अगला बोली क्या है? तो अवधी। अवधी का देखिए क्षेत्र क्या है? तो यह पूर्वी हिंदी की बोली है। यानी किसकी बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। इसका क्षेत्र क्या है? तो अवध प्रांत है। और यह किस अभ्रंश से विकसित है? तो अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित है। और यह किसकी बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? तो अवध प्रांत यानी अयोध्या इसका मुख्य क्षेत्र है। अब इसमें देखिए और अन्य मुख्य क्षेत्र इसके क्या हैं? तो लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, अयोध्या, उन्नाव और मिर्ज़ापुर इसके क्या हैं? मुख्य क्षेत्र हैं यानी भाषा क्षेत्र हैं। यानी यहाँ ये भाषाएं अधिकतर बोली जाती है। अगली बोली कौन सी है? तो बघेली है। यह अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित है। इसका क्षेत्र क्या है? तो रीवा, जबलपुर और मंडला है। फिर देखिए आगे छत्तीसगढ़ी कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ी इसका क्षेत्र क्या है? तो बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल और सतना है। और ये किस अभ्रंश से विकसित है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किससे थी? तो ये थे, बताइए, तो ये पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा थी। और किस अभ्रंश से विकसित थी? तो अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित थी। आगे है पश्चिमी राजस्थानी। यह शौरसेनी अभ्रंश से विकसित है। इसका क्षेत्र क्या है? तो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और मेवाड़ है। इसका क्षेत्र क्या है? तो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और मेवाड़ है। अगला बोली है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी इसका क्षेत्र क्या है? तो अलवर, जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ है। पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो अलवर, जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ है। अब हमको बताइए पूर्वी राजस्थानी किस अभ्रंश से विकसित है? तो पूर्वी राजस्थानी भी शौरसेनी अभ्रंश से विकसित है। इससे कई बार प्रश्न आता है कि पूर्वी राजस्थानी किस अभ्रंश से विकसित है? तो शौरसेनी अभ्रंश से विकसित है। इसके बाद है अगला है उत्तरी राजस्थानी। अब बताइए किस अभ्रंश से भी विकसित है? तो ये है शौरसेनी अभ्रंश से विकसित है। इसमें देखिए इसमें क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? तो उत्तरी राजस्थानी का जो भाषा क्षेत्र है वह अलवर, गुड़गांव और भरतपुर है। इसके बाद देखिए दक्षिणी राजस्थानी। इसका किस अभ्रंश से विकसित है? तो ये भी शौरसेनी अभ्रंश से ही विकसित है। यानी पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी सभी किससे विकसित हैं? तो शौरसेनी अभ्रंश से विकसित हैं। इसका क्षेत्र क्या है? इसका भाषा क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास और होशंगाबाद है। अगला स्लाइड में हम चलते हैं। अगला है पश्चिमी पहाड़ी। ये भी किससे विकसित है? तो ये भी शौरसेनी अभ्रंश से ही विकसित है। इसका क्षेत्र है जौनसार, सिरमौर, शिमला और मंडी। कौन कौन सा क्षेत्र है इसका भाषा क्षेत्र? जौनसार, सिरमौर, शिमला और मंडी। पश्चिमी पहाड़ी किस अभ्रंश से विकसित है? तो शौरसेनी अभ्रंश से विकसित है। अगला है मध्यवर्ती पहाड़ी। इसका क्षेत्र क्या है? यह भी शौरसेनी अभ्रंश से विकसित है। और इसका जो क्षेत्र है गढ़वाल और कुमाऊं है। अगला बोली है भोजपुरी। कौन सा है? भोजपुरी। अब यह किस अभ्रंश से विकसित है? तो यह अभ्रंश मागधी अभ्रंश से विकसित है। इसका क्षेत्र क्या है? जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर। ये सब क्या है? भोजपुरी का भाषा क्षेत्र है। इसके बाद अगला है मगही। यह भी किस अभ्रंश से विकसित है? तो यह भी मागधी अभ्रंश से विकसित है।
इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मगही का क्षेत्र है पटना, गया, पलामू, हजारीबाग और मुंगेर के क्षेत्र, यानी पटना, गया, पलामू, हजारीबाग और मुंगेर, यहाँ इस भाषा का प्रचलन ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अब हम भारतीय आर्य भाषा परिवार का दूसरा स्टेज भी समाप्त हो गया। अब तीसरा वर्ग था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पहला हम क्या पढ़े थे? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें क्या देखे? वैदिक संस्कृत देखे और लौकिक संस्कृत देखे। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन से भाषा का विकास देखे? तो उसमें देखे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब हम इस स्लाइड में देख रहे हैं तीसरा, यानी भारतीय आर्य भाषा का तीसरा वर्ग है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय सीमा क्या है? तो 1000 से आगे, 1000 से आगे। इसमें पहला भाषा है अवहट भाषा। कौन सा है? अवहट भाषा। अवहट का जो समय है 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद देखिए भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था? तो अवहट कहा था। यानी हिंदी के आरंभिक रूप का अवहट किसने कहा था? तो भोला शंकर व्यास ने कहा था। उसके बाद देखिए अवहट में ए और ओ मिलाकर 12 स्वर थे। यानी जब हम अपभ्रंश क्लास में हम आपको बताए थे कि अपभ्रंश में स्वरों की कुल संख्या कितनी थी? तो 10 थे। और अवहट भाषा आते ही अपभ्रंश के बाद अगला भाषा कौन था? तो अवहट ही था। अवहट में ए और ओ 2 और स्वर आ गए और स्वरों की संख्या कितनी हो गई? तो 12 हो गई। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कृतिलता, यहाँ थोड़ा सा अपभ्रंश लिखा गया है, ये नहीं होगा। कृतिलता अवहट भाषा की प्रमुख रचना है। कृतिलता अवहट भाषा की प्रमुख रचना है। यहाँ एक और मुख्य पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु है, नामवर सिंह ने परवर्ती अपभ्रंश को क्या कहा था? अवहट कहा था। नामवर सिंह ने परवर्ती अपभ्रंश को क्या कहा था? तो अवहट कहा था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का दूसरा पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी, इससे किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न आना निश्चिंत रहता है। यहाँ पहला है राजा मूंज। राजा मूंज पुरानी हिंदी के प्रथम कवि हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण, यानी पुरानी हिंदी का जो नामकरण का जो दिन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही पुरानी हिंदी का नामकरण किया है। आगे देखिए राहुल सांकृत्यायन अपनी रचना हिंदी काव्य धारा में पुरानी हिंदी को क्या कहा? तो हिंदी कहा। यानी राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी को हिंदी ही माना था। यहाँ 3 मुख्य पॉइंट है। राजा मूंज पुरानी हिंदी की प्रथम कवि हैं। राजा मूंज पुरानी हिंदी के प्रथम कवि हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण का दिन किनका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और राहुल सांकृत्यायन ने अपनी रचना हिंदी काव्य धारा में पुरानी हिंदी को हिंदी ही कहा। आगे है अवधी भाषा। कौन सा है? अवधी भाषा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या देखें? पहले अवहट को देखें, उसके बाद पुरानी हिंदी को देखें, अब अवधी भाषा। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला बिंदु है अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला अवधी भाषा का प्रथम कवि, अवधी भाषा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। अवधी भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। आगे अवधी भाषा का अन्य नाम, अवधी भाषा का अन्य नाम कौशली, पुरबिया और व्यवसायी है। अवधी भाषा का अन्य नाम कौशली, पुरबिया और व्यवसायी है। आगे अवधि का समय, अवधि का जो समय है 1000 ईस्वी से 14वीं शताब्दी तक माना गया है। अवधि का जो समय है 1000 ईस्वी से 14वीं शताब्दी तक माना गया है। उसके बाद है अवधी भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ, अवधी भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ चंदायन है। इसकी रचना काल क्या है? तो 1379 है। 1379 है। अब चंदायन किन की रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किन की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला स्लाइड में हम देखते हैं
आगे अवधी भाषा। अवधी भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो तुलसीदास हैं। इनका जो रामचरितमानस है, इनका जो रामचरितमानस है, इसकी भाषा भी क्या है? अवधी भाषा है। राम कथा पर आधारित अवधी भाषा का जो सबसे प्रसिद्ध काव्य है वो कौन सा है? रामचरितमानस है। रामचरितमानस को राम कथा का सबसे महान ग्रंथ भी कहा जाता है और तुलसीदास की जो प्रसिद्धि है ये रामचरितमानस के चलते ही हुई है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो व्यवसायी अवधी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? व्यवसायी अवधी है। आगे, तुलसीदास एकमात्र कवि हैं जिन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचनाएं की। यानी तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचनाएं की। अब हम कैसे पता करेंगे उनका कौन सी रचना अवधी में है और कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो इसका ट्रिक है कि उनकी रचना में जिस रचना में राम या मंगल लिखा होगा तो उसकी भाषा अवधी ही होगी। उसके बाद जितने भी रचनाएं बचेंगी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में है। कैसे याद करना है? राम और मंगल, यानी राम और मंगल जिस रचना में उनका नहीं है, समझिए उसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। आगे देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी के प्रमुख और कुछ विद्वानों ने मलिक मोहम्मद जायसी को ही अवधी का प्रथम कवि कहे हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो भाषा अवधी है और कुछ विद्वानों ने इनको भी हिंदी अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि थे। भक्ति काल में जो दो काव्य धाराएँ थी, एक सगुण और एक निर्गुण, तो निर्गुण काव्य धारा में जो दो उपशाखाएँ थी, एक था संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। एक बात और याद कर लेना, सूफियों का जो भाषा है, यानी अधिकतर सूफियों का जो भाषा है वो अवधी भाषा ही है। आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा के अंतिम कवि कौन है? तो नासिर हैं। अवधी भाषा के अंतिम कवि कौन हैं? तो नासिर हैं और ये इनका समय कितना है? 1917। अब यहाँ देखते हैं अवधी के कुछ प्रमुख रचनाएं। किधर चला गया? हाँ देखिए आ गया। अवधी के प्रमुख रचनाएं इसमें देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहला है चंदायन, रचनाकाल 1379, रचनाकार मुल्ला दाऊद। दूसरी रचना है मृगावती, इसका रचनाकाल क्या है? 1503, रचनाकार कुतुबन। तीसरी रचना है सत्यवती कथा, रचनाकाल 1501, रचनाकार ईश्वर। चौथा है पद्मावत, रचनाकाल क्या है? तो 1527 और रचनाकार कौन है? जायसी। उसके बाद है मधुमालती, इसका रचनाकाल क्या है? 1545 और इसके रचनाकार कौन है? तो मंझन हैं। इसे याद कर लीजिएगा। चंदायान मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की एक रचना है, सत्यवती कथा ईश्वर की रचना है, पद्मावत जायसी की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है। कैसे याद करना है? चंदायन मुल्ला, मृगावती कुतुबन, सत्यवती ईश्वर। कैसे याद करना? ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो सत्य से आपको ईश्वर याद आएगा, यानी ईश्वर सत्य है, ऐसे ही याद करना है। पद्मावत तो सब कोई जानते हैं, जायसी का है। मधुमालती का क्या हो जाएगा? मंझन, म से मधु, म से मंझन। आगे देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अवधी भाषा की। आगे है रामचरितमानस। रामचरितमानस जिसकी रचना काल है 1576 ईस्वी, ये किनकी रचना है? तो तुलसीदास की है। अब हमको बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है? अभी हम आपको बताए थे कुछ देर पहले कि तुलसीदास की जिस रचना में राम या मंगल ना हो तो ब्रज हो जाएगा, और जिसमें भी राम या मंगल हो तो वह क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। तो देखिए रामचरितमानस में क्या है? तो राम है।
तो इसका क्या हो जाएगा, भाषा अवधि हो जाएगा। इसके बाद देखिए अवध विलास, इसके रचनाकार कौन है, तो लाल दास हैं। चित्रावली रचनाकार कौन है, उस्मान है। हंस जवाहिर रचनाकार कौन है, तो कासिम शाह है। सबका यहाँ रचनाकाल भी दिया हुआ है, इसी इसके भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अनुराग बांसुरी रचनाकार कौन है, तो नूर मोहम्मद। कौन है, तो नूर मोहम्मद। रामचरितमानस तुलसीदास, अवध विलास लालदास, चित्रावली उस्मान, हंस जवाहिर कासिम शाह, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। ये अवधी भाषा के कुछ प्रमुख रचनाएं थे और उसके रचनाकार थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम आधुनिक भारतीय भाषा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे हम ब्रज भाषा को। ब्रज भाषा, अगला क्या है, ब्रज भाषा। यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। सूरदास ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि हैं। ब्रज भाषा काव्य में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सारंगधर ने किया था। यानी ब्रज भाषा का काव्य में सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, तो सारंगधर ने किए थे। यानी ब्रज भाषा का काव्य में प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हुए, तो सारंगधर हुए। अगला ब्रज भाषा का सवर्ण काल किसे कहा जाता है, कौन से काल को कहा जाता है, तो रीति काल को कहा जाता है। रीति काल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल है। रीति काल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल है। आगे बढ़ते हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की ब्रज भाषा में प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की ब्रज भाषा में प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछता है। सूरदास को वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है, तो सम्राट कहा जाता है। आगे रामचंद्रिका रीतिकालीन कवि केशवदास की प्रमुख रचना है, जिसकी भाषा क्या है, ब्रज है। यानी रामचंद्रिका रीतिकालीन कवि केशवदास की प्रमुख रचना है और इसकी भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। इसके बाद आधुनिक काल में चलते हैं। आधुनिक काल में उद्धव शतक, जिसकी रचना काल है 1931, जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध रचना है, जिसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। उद्धव शतक का संबंध कहाँ से है, तो कृष्ण कथा से है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए हिंदी भाषा के उदय का विकास क्रम कैसे कैसे चला है। सबसे पहले संस्कृत था। संस्कृत में हम क्या देखे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद देखे ये जो तीन हैं, ये तीन कहाँ आ जाएंगे आपके, ये तीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आ जाएंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। उसके बाद क्या हुआ, अवहट आया, अवहट के बाद हिंदी। इसको आप याद कर लीजिएगा कैसे कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक हिंदी के रूप में, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का विकास। साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का विकास। अगला मेरा स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का श्री गणेश गंग कवि ने अपनी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से की। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का श्री गणेश गंग कवि ने अपनी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से की। अब यहाँ देखिए गंग कवि क्या थे, एक लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। आगे फिर देखिए राम प्रसाद निरंजनीकृत, राम प्रसाद निरंजनीकृत भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण रचना है। राम प्रसाद निरंजनीकृत भाषा योग वशिष्ठ, जिसकी रचना है 1741, खड़ी बोली हिंदी गद्य की क्या है, महत्वपूर्ण रचना है। अब यहाँ दो प्रश्न बन सकते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा किनकी रचना है,
तो ये रचना है गंगकवि की। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है खड़ी बोली को आदिकाल में काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली को आदिकाल में काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अब यहाँ से पॉइंट आता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? याद रखिएगा, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। और खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम लेखक की बात होगी तो गंग कवि होंगे। कौन होंगे? तो गंग कवि होंगे। खड़ी बोली के प्रथम लेखक गंग कवि और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास का जो पक्ष थे, कौन कौन से पक्ष थे, कौन कौन से वो पक्ष थे जिसके कारण खड़ी बोली का विकास हुआ? तो पहला है ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा। ईसाई मिशनरियों का इसमें क्या रहा? योगदान रहा। उसके बाद दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है खड़ी बोली का विकास में। इसके बाद तीसरा क्या है? धार्मिक संस्थाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और अंत में भारतेंदु युग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी ये 4 पक्ष हैं जो 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। पहला ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा। दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीसरा धार्मिक संस्थाओं का योगदान रहा। उसके बाद चौथा भारतेंदु युग का भी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में फोर्ट विलियम कॉलेज को देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछ देते हैं और विद्यार्थी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से जिनका संबंध है, क्या क्या है इसका इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने किए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किए थे। कितना में? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में किए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी। कहाँ? कोलकाता। कौन इसके स्थापना किए थे? तो कौन किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। आगे देखिए, अब इसके विभागाध्यक्ष कौन थे? जिस समय यह कॉलेज की स्थापना हुई उस समय इसके विभागाध्यक्ष कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। यानी जॉन गिलक्राइस्ट इसके क्या थे? तो विभागाध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए, लल्लू लाल और सदल मिश्र। प्रश्न आता है कि लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध कहाँ से था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही था। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या थे? तो भाखा मुंशी पद पर कार्य कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर हम। अब इस स्लाइड में देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से ही जुड़ी हुई यह स्लाइड है। यहाँ कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहला है प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, नासिकेतोपाख्यान। इसके रचनाकार कौन है? तो सदल मिश्र है। अब नासिकेतोपाख्यान को चंद्रावती भी कहा जाता है। यानी चंद्रावती भी किनको कहा जाता है? तो नासिकेतोपाख्यान रचना का एक और नाम है चंद्रावती। इसके बाद देखिए, सुख सागर। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो मुंशी सदासुख लाल हैं। उसके बाद रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खान हैं। उसके बाद देखिए, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, इसके लेखक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। यहाँ हिंद होगा, हिंदी हो गया है। तो राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि से जुड़े जितने भी तथ्य हैं सभी को हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। पहला है, देवनागरी लिपि को
14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के द्वारा राजभाषा की दर्जा मिली। यानी देवनागरी लिपि को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा की दर्जा मिली। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। क्या बताया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आगे है नागरी लिपि। नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। पहले यह नागरी लिपि थी, फिर बाद में यह देवनागरी लिपि हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए देवनागरी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। अब फारसी लिपि को कैसे लिखा जाता है? फारसी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि देवनागरी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। आगे यह भारत की राष्ट्रीय प्रधान लिपि है। देवनागरी लिपि भारत की राष्ट्रीय प्रधान लिपि है। आगे देवनागरी लिपि को नागरी, देवनागर, बालबोध और नंदी नागरी भी कहा जाता है। यानी देवनागरी लिपि के यहाँ अन्य नाम भी बताए गए हैं। कौन कौन? नागरी, कहीं नागर भी मिलेगा, देवनागर, बालबोध और नंदी नागरी भी कहा जाता है। आगे देवनागरी क्या है? अक्षरात्मक लिपि है। प्रश्न आ जाता है कि देवनागरी किस प्रकार का लिपि है, तो वर्णात्मक या अक्षरात्मक, तो आपको याद रखना है अक्षरात्मक लिपि है। आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी आपको देवनागरी लिपि से जितने भी तथ्य बताए सभी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से देवनागरी लिपि से उठाएगा तो इससे बाहर से नहीं पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जो प्रमुख व्यक्ति थे और जो संस्था थे सभी के बारे में हम यहाँ देखेंगे। अर्थात हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जितने भी प्रमुख व्यक्ति और जितने भी संस्थाओं का जो योगदान रहा उसका हम विवरण यहाँ लेकर प्रस्तुत हैं, जिनका संबंध हिंदी भाषा से था और हिंदी भाषा का प्रसार करना था। पहला है ब्राह्मण समाज। इस संस्था की जो स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। दूसरा प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वह 1867 में बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे। आगे आर्य समाज जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी बम्बई में और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना 1897 ईस्वी में था कलकत्ता में और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। उसके बाद कविता वर्धनी सभा जिसकी स्थापना काशी में हुई थी यानी बनारस में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतेंदु थे। आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई थी। कहाँ पर? काशी में। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो यहाँ देखिए श्याम सुंदर दास, उसके बाद राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। ये इसके 3 संस्थापक थे। कौन कौन? तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। अगला है सरस्वती पत्रिका। इसका स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो चिंतामणि घोष थे। सबको पता है सरस्वती पत्रिका से
संबंध किनका सबसे अधिक रहा है? तो बताइए किनका रहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य जो भार लिए थे वो 1903 में लिए थे। 1903 से लेकर उन्होंने 1920 ईस्वी तक यानी 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण संस्था हैं जिनका संबंध हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। प्रगतिशील लेखक संघ जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसके जो सभापति थे वो कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके सभापति कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। अगला है परिमल एक नए लेखकों की संस्था थी। इसका भी संबंध साहित्य से जुड़ा हुआ था और इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। अगला है साहित्य अकादमी 1953 में भारत सरकार द्वारा किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। यानी साहित्य अकादमी जो प्रारंभ हुई थी वो 1953 में प्रारंभ हुई थी और इसके जो संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू थे। यानी उस समय में भारत सरकार के प्रधानमंत्री पद पर थे। यानी यह जो साहित्य अकादमी का जो प्रारंभ किया गया है यह किनके द्वारा किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ तदीय समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 ईस्वी को हुई थी और इसके जो संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके बाद देखिए अनामिका एक नाट्य संस्था है। ऐसी अनामिका श्रीकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह भी है। यानी यहाँ जो अनामिका है वो अनामिका नहीं है, ये क्या है? यह एक नाट्य संस्था है जो 24 दिसंबर 1955 कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद देखिए झारखंड से जुड़ी हुई आ गई। झारखंड पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हिंदी विद्यापीठ यह कहाँ है? तो देवघर झारखंड में है। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। हिंदी विद्यापीठ कौन सा? हिंदी विद्यापीठ है ना। ये कहाँ है? तो झारखंड में है यानी झारखंड के देवघर जिला में है और इसका जो स्थापना 1929 में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं राज्य भाषा। बहुत लोग को जानकारी नहीं रहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। बहुत लोग राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। यहाँ देखिए भारत में कुल 22 राजभाषाएं हैं। भारत में कुल 22 राजभाषाएं हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा की दर्जा मिली। यानी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा की दर्जा मिली। यानी हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। इसके बाद देखिए राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद देखिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन। ऊपर में था राजभाषा आयोग का गठन, इधर नीचे है संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 को हुआ था। ये दोनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था और संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी को हुआ था। भारत में कुल कितने राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा की दर्जा मिली। आगे देखते हैं राजभाषा से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी की प्रथम समाचार पत्रिका कौन थी?
तो उदंत मार्तंड थी। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है कवि दिवस। कवि दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाई जाती है। यानी कवि दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। प्रत्येक वर्ष कब? तो 1 मार्च को। आगे देखिए और भी महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए राजभाषा से जुड़े हुए। विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आगे है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। इसलिए प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उसी के कारण विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण केटलर द्वारा 1698 ईस्वी में लिखा गया। अर्थात सर्वप्रथम हिंदी के व्याकरण कौन है? तो यानी व्याकरणकर्ता कौन है? तो केटलर हैं। केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण 1698 ईस्वी में लिखे थे। तो केटलर को हिंदी का प्रथम व्याकरणकर्ता माना जाता है। इसके बाद देखिए कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि है, थोड़ा सा इसको पाणिनि पढ़िएगा। पाणिनि है ना। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। उसके बाद है ब्रज भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो ब्रज भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य मिर्जा खां थे। कौन थे? तो मिर्जा खां थे। उसके बाद देखिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। जितना देख रहे थे हम राजभाषा से जुड़े हुए। अब बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में भाषा व बोली में अंतर देखेंगे। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है जबकि बोली का क्षेत्र क्या है? सीमित है। साहित्य की रचना प्रायः भाषा में होती है जबकि बोली से साहित्य की रचना नहीं होती। उसके बाद देखिए तीसरा है भाषा का अपना व्याकरण होता है जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण अंतर थे। यानी भाषा जो है उसका क्षेत्र विस्तृत है जबकि बोली किसी सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यह इस क्लास की अंतिम स्लाइड है। अब यहाँ भाषाएं देखते हैं। सबसे पहले मानक भाषा। पहला क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मानक भाषा। इसका जो क्षेत्र है साहित्य क्षेत्र है, पत्र पत्रिकाओं का क्षेत्र है, ये मानक भाषा है। इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए संपर्क भाषा। संपर्क भाषा एक दूसरे से संपर्क करने की भाषा होती है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है, एक राज्य दूसरे राज्य से संपर्क करता है, या एक देश दूसरे देश से संपर्क करता है। ये क्या होती है? संपर्क भाषा होती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? तो पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है। यानी पूरे राष्ट्र में जिस भाषा से संपर्क किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसके बाद है मातृभाषा। यह घर परिवार की भाषा होती है। यानी जब बालक जन्म लेता है और अपने घर में जो भाषा सीखता है वह उसका मातृभाषा कहलाता है। मातृ मतलब माता, यानी अपने माता के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है। अर्थात समझिए कि अपने घर में बालक जो भाषा सीखता है और जिसको सीखते हुए आगे बढ़ता है वह भाषा उसका क्या होता है? मातृभाषा होता है। उसके बाद है अंतिम है राजभाषा। राजभाषा राष्ट्रीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? तो राजभाषा है। राजभाषा का प्रयोग राष्ट्रीय कार्यों में किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।